खाते सीज करना, उनके पीछे सीबीआई लगाना, ईडी लगाना और एक झूठ फैलाना कि हम किसी एक पक्ष को ही कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो वो उसको सारी सुविधाएं देंगे। यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया था कि उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि कांग्रेस आ गई तो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके घर में महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो एक मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और क्या नाम है, दीपेंद्र जी से मेरा अच्छे मुलाकात है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा उनके साथ आना जाना मेलजोल अच्छा है। मैडम उम्मीदवार बन के आए, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो हमारा उनके साथ भी अच्छा आलमेल है, हमारा तालमेल है। तो ऐसी कोई गुट, और जैसा कि आपने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग के नाम से, पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता हूँ, ये बात ठीक है। क्या नाम है, मैंने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलनों में और बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उनके हकों की लड़ाई लड़ी है और धरने प्रदर्शन किए हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन रानिया विधानसभा की टिकट एक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को दें, ताकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में और खासकर सिरसा में भी पिछड़ा वर्ग के लोग एकजुट होकर उस सीट को जिताने का काम करें, जो कि आज तक जब से रानिया विधानसभा बनी है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी आज तक जीत नहीं पाई है। देखा जाए तो चौधरी भजनलाल के साथ ही मैं राजनीति में आया था एज ए युवा छात्र विंग के तौर पर, और उसके बाद हम NFCI से फिर यूथ विंग में, फिर ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते आगे कांग्रेस पार्टी की सेवा में दिन रात लगे रहे, और आज भी लगा ही हुआ हूँ। आज 24 और 2 26 साल हो गए हैं। आज अगर कोई राजनीतिक गुरु मैं किसी को कहूँ तो मैं डॉक्टर KV सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे पग पग पर, हर पग पर मेरे को चलना सिखाया और काम करना सिखाया। उनकी रणनीति, मेरी उम्मीदवारी की बात है जहाँ, तो मैंने इतने सालों से संघर्ष किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी मेरे पे दांव खेल सकती है, और खेलेगी तो उसके उचित परिणाम भी निकलेंगे। विशाल से 32 साल बाद हार के बाद जानिया की एक जनता ने उनको जिताया, और उस आदमी ने 5 साल भी पूरे करे नहीं, पूरा कार्यकाल करे बिना बीच में छोड़ के रानिया की जनता को चले गए। इस बात का भी बदला लेने के लिए रानिया की जनता तैयार है। तो आने वोकल होना चाहिए, चाहे वो आसपास के गांव के हों, चाहे रानिया शहर का लोकल हो। हम भी यहाँ कोई कोठी में तो नहीं, 2 कमरे का हमने भी यहाँ पे मकान ले रखा है, वहाँ हम भी रह रहे हैं। पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें रानिया की जनता को धमका रहे थे, वो कहते मैं गद्दारों को सबक सिखाऊंगा। गद्दार तो सबसे बड़े वो खुद हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी को धोखा दिया, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी, उनके भाई की, फिर उनको धोखा दिया, अब रानिया की जनता को धोखा दे के चले गए। बीच में 4.5 साल में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो धोखेबाज आदमी किसी को कैसे कह सकता है भैया आपने गद्दारी की? गद्दार जो खुद रचा गया, जिसके तहत पहले तो उनका इस्तीफा ले ही नहीं रहे थे। हमारी याचिका डालने के बाद स्पीकर जी ने बताया कि उनका इस्तीफा आया हुआ है पुरानी डेट का। इससे पहले तो उन्होंने बताया नहीं था, याचिका डलने के बाद उन्होंने बताया भी उनका इस्तीफा आया हुआ है पुरानी डेट का, बुलाया जाएगा। तो उन्होंने टाइम, ये धोखाबाजी कर रहे हैं। फिर ये षड्यंत्र के तहत अभी तक इनको मंत्री बना रखा है, जबकि एक तरह से इनको अगर मंत्री बनाना भी है तो दोबारा शपथ दिलाने का काम इनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं हाईकोर्ट में 1-2 दिन में हम जाने वाले हैं, तो ये मंत्री पद भी इनका लेके रहूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा कांग्रेस OBC सेल के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा जी। आइए उनसे हम आज के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हाँ जी विशाल जी। नमस्कार जी। विशाल जी, आज देश में NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस 2024 के इलेक्शन में जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हट गई है, और धन बल पर और सारे तंत्र लगाकर कांग्रेस का जो अकाउंट है वो सीज करवाकर, ईडी लगाकर, सीबीआई पीछे लगाकर, सभी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने का काम कर ये सारा इतना बड़ा षड्यंत्र करने के बाद भी अकेले मोदी जी 400 पार का नारा करते थे और बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे। और जो सरकार बनाने की वो उनकी हठ धर्मिता है, लोगों ने अपना साथ छोड़ दिया है मोदी जी के साथ। अब ठीक है, संख्या बल पर वो एक बार सरकार बना लेंगे, चलेगी कितनी ये आप और हम सब आगे भविष्य में देखेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस चुनाव के अंदर 234 सीटें आई हैं, लेकिन गठबंधन जो है सरकार बनाने से थोड़ी सी कमी रह गई। तो ये कहाँ कमी रह गई, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए हमें नहीं लगता हमारी तरफ से कमी रही है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन जी हो, चाहे आम पार्टी के संजय सिंह जी हों, और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतागण हो, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, ऐसे ही पंजाब में सभी नेताओं को जेल में डालने का काम किया, जिनके पीछे ईडी लगा दी गई। इस दौरान तो इलेक्शन के पोलिंग वाले दिन भी कई क्षेत्रों में हमें सुनने को मिला, कई लोकसभा क्षेत्रों में कैंडिडेटों के, मौजूदा उम्मीदवारों के घर इन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे मारे। इसके बावजूद भी जनता ने एक तरफा होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे उम्मीदवार बहुत कम वोटों से कई जगह पर बहुत ही कम मार्जिन से रह गए हैं, तो वो वहाँ का हमारे प्रचार की कमी के कारण और गोदी मीडिया के कारण उनका हमें अंदेशा है, उस कारण हम थोड़े सा कमी में पीछे रह गए हैं। चाहे हरियाणा स्तर पे ले लीजिए, चाहे आप पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा उठा लीजिए, ऐसा नहीं है भी कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का लाखों वोटों से हार रहा है, बहुत कम मार्जिन से, बहुत मिनिमम मार्जिन से हार रहा है, जिसका मेन कारण मोदी सरकार का इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करना, उनके पीछे सीबीआई लगाना, ईडी लगाना और एक झूठ फैलाना कि हम किसी एक पक्ष को ही कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो वो उसको सारी सुविधाएं देंगे। यहाँ तक कि एक प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया था कि उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि कांग्रेस आ गई तो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके घर में महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो इस स्तर पर जब भाषण प्रधानमंत्री देने लगे तो जनता ने अपना मन बना लिया, और राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी, न्याय यात्रा 4 किलोमीटर की, और उसके बाद जो 3,000 से ऊपर की किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, इन दोनों यात्राओं से जनता के अंदर एक जोश आया और कांग्रेस पार्टी की एकमात्र पार्टी पूरे देश में ऐसे बन गई जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया। विशाल जी, अगर हम बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें और उसमें 5 जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती और 5 ही सीटें जो है एनडीए गठबंधन को आएगी, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, 5 सीटें हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और जिन 5 सीटों पे हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एकजुटता के साथ परिचय देते हुए ये इलेक्शन लड़ा, और बहुत कम मार्जिन से हमारी सीटें रही हैं। चाहे आप गुड़गांव लोकसभा की लगा लो, चाहे आप मुख्यमंत्री जहाँ से लड़ते हैं करनाल लोकसभा को ही ले लीजिए, वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा के, उन्होंने उनके सामने इलेक्शन लड़ा और मात्र क्या नाम है 1 लाख से कुछ ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। और ऐसा ही मैं हरियाणा की बात को करते हुए आपको बनारस की सीट पर लेके चलूंगा। वहां पे नरेंद्र मोदी 2 बजे तक पीछे पिछड़ते गए और लास्ट में आकर 2:30 बजे 3 बजे उनके पक्ष में पोलिंग आना शुरू हुआ। तो इसका स्पष्ट नतीजा है, जहां प्रधानमंत्री 1-1.5 लाख वोटों से जीतते हैं और उनके सामने राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, 3.25-3 लाख से ऊपर के राहुल गांधी जी को वोट पड़े, तो आप स्वाभाविक रूप से जनता एकमात्र जननायक के रूप में राहुल गांधी जी को देख रही है, जिसका स्पष्ट उदाहरण 2024 का लोकसभा इलेक्शन था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट आई, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर रही और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें आई हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हैं, कुमारी शैलजा को देते हैं, या कांग्रेस की पूरी टीम को देते हैं? देखिए, जो भी इलेक्शन होता है, चाहे वो जिला स्तर का इलेक्शन हो, चाहे पंचायत स्तर का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, और आप बात कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन की, तो सभी इलेक्शन, जो भी इलेक्शन आता है वो पार्टी सामूहिक रूप से लड़ती है और सामूहिक रूप से उसमें हर आदमी की हिस्सेदारी होती है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। जीतने के बाद भी सामूहिक की उसमें सबका एक भागीदारी रहती है, जिसका परिणाम आपके सामने है, चाहे सिरसा की सीट हो, चाहे अम्बाला की सीट हो, चाहे हिसार की सीट हो, चाहे रोहतक की सीट हो, और सभी सीटों पर क्या नाम है सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर एकता का परिचय देते हुए इन सीटों पर जीत हासिल करी है। और जहां पर हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, वहां भी सामूहिक तरीके से ही सबने पार्टी की सेवा करी है, और जिनका एकमात्र मकसद था राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना और इंडिया गठबंधन को जिताना। सिरसा में कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो बहुत बड़े मार्जिन से 2,67,000 वोटों की लीड से जो है चुनाव जीती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि सिरसा में पूरी तरह परिदृश्य बदल गया है? क्या कांग्रेस आगे चुनावों, विधानसभा चुनावों में भी हावी रहेगी? देखिए, पिछली बार
जैसा कि आपने भी बताया 10 की 10 सीटें विपक्ष के पास थी और हमारी एक भी सीट नहीं आ पाई थी लोकसभा में। उसके 3 महीने के बाद विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने इतने दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ा तो 31 सीट आ गई थी, लोकसभा में 0 सीट और 2 महीने के बाद ही विधानसभा में 31 सीट। तो ये एक परिचय है। अब 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी का है, तो स्वाभाविक रूप से आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनता मन बना चुकी है और ये षड्यंत्र किया जा रहा है जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने हैं। चाहे 2014 में उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, जातिवाद किया, हमारे हरियाणा में जाट नॉन जाट किया, यूपी में मुसलमान हिंदू किया, हर जगह इन्होंने धर्म के नाम पे जात पात के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया, क्षेत्रवाद में बांटने का काम किया है। इसी तरह पुलवामा हमला जो हुआ वो एक हमारे देश के साथ देश की सुरक्षा पे ट्रेजेडी थी, एक बहुत ही वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र को भी इन्होंने अपने पार्टी के पक्ष में करने की षड्यंत्र को भी अपना हथियार बनाकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जनता बेकावे में आ गई और गोदी मीडिया स्पष्ट नहीं कर पाई कि क्या नाम है कौन सी पार्टी कहाँ पे उसके साथ है। इसी कारण वो इतनी जीत हासिल कर पाए। अब लेकिन जनता के सामने स्पष्ट तस्वीर आ गई है, एक मत से लोगों ने पूरे वोट दिए हैं और आगे भी जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। 2024 के जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन था और चुनाव के बाद अब गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने हमारी मदद नहीं की। तो आप क्या मानते हैं कि ये गठबंधन आगे ऐसे हरियाणा में रहेगा या विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं कांग्रेस को उसकी ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, अनुराग ढांडा जी के अपने विचार होंगे, क्योंकि मैंने आज मीडिया में पढ़ा था, समाचार पत्रों से मैं जो उम्मीदवार थे भाजपा के आम पार्टी के उम्मीदवार थे सुशील गुप्ता जी, उनका मैं पढ़ रहा था। उन्होंने स्वयं इस बात को डिनाई किया है कि वो उनके खुद के विचार होंगे, मेरे साथ ऐसा किसी ने धोखा नहीं किया। तो उम्मीदवार ने खुद ही उस बात को डिनाई कर दिया है। और रही बात आप भविष्य में गठबंधन की, ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में था। हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य अलग है, तो आने वाले टाइम में पार्टी नेता हमारे सीनियर लीडर क्या इसमें हाईकमान के आदेश करता है, उस हिसाब से उसकी भूमिका बनेगी और उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। पर ये निश्चित मैं आपको 100% कह सकता हूँ, आने वाला टाइम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विशाल जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप हुड्डा गुट से जुड़े हुए हैं और कुमारी शैलजा अब यहाँ से सिरसा लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो क्या आपकी आगे कुमारी शैलजा के साथ पटरी बैठ जाएगी? देखिए, एक ही पटरी है, एक ही पटरी पे सब चल रहे हैं। ऐसा लोगों का और एक गोदी मीडिया का बिलाया हुआ भरम जाल है जिसको इस इलेक्शन ने तोड़ दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने एक से बढ़कर एक मतलब कि आगे बढ़कर काम किया, जिसका नतीजा है 2,72,000 वोटों से यहाँ से कुमारी शैलजा जीत गई। और ऐसा कोई गुटबाजी पार्टी में तो है नहीं। स्वाभाविक रूप से 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और क्या नाम है दीपेंद्र जी से मेरा अच्छे मुलाकात है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा उनके साथ आना जाना मेलजोल अच्छा है। मैडम उम्मीदवार बन के आए, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो हमारा उनके साथ भी अच्छा तालमेल है, हमारा तालमेल है। तो ऐसी कोई गुटबाजी की तो बात है ही नहीं। और मेरा तो सभी के साथ आना जाना है, उठना बैठना है, मिलना जुलना है, और सभी नेता मुझे रिगार्ड भी करते हैं, चाहे आप वर्कर में ले लो, चाहे एक नेता के रूप में ले लीजिए। विशाल जी, एक आप अपने आप को पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ नेता मानते हैं और आपकी जो छवि भी है जनता में एक पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद एक ऐसी जाति से संबंध रखता हूँ जिसका आज तक क्या नाम है आर्थिक और सामाजिक रूप से तो वो पिछड़ी हुई थी, राजनीतिक रूप से भी जब भी किसी भी पार्टी का राज बना, एक कांग्रेस को छोड़कर हमेशा एक प्रजापति समाज को भी लगा लीजिए, चाहे कंबोज समाज को लगा लीजिए, चाहे आप जांगड़ा समाज को लगा लीजिए, क्या आप सैन समाज को लगा लीजिए, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं सभी का एक कुठाराघात किया गया है। जो भी मतलब की पार्टी आई, खासकर भाजपा ने, ना तो राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाती। हमारे BCA में हम 6 जातियाँ आती हैं और BCB में और काफ़ी जातियाँ आती हैं। खासकर BCA में जो 6 जातियाँ आती हैं उनका मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास में, ये बहुत ही अति पिछड़ी वर्ग में आती हैं हमारी ये 6 जातियाँ। इनको स्वाभाविक रूप से आप राजनीतिक भागीदारी दो, हिस्सेदारी दो, ताकि ये अपना पिछड़ापन अपने आप दूर कर लें। हमारे वर्ग में
जितनी भी पिछड़ी जाति हैं सबको हम समान रोजगार बांट देंगे, समान आप उनको शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे, समान उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देंगे। और खासकर आज जब आप रोजगार दे दोगे तो हमारे लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं पिछड़ा वर्ग के, वो अपने आप अपना उद्धार कर लेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग के नाम से पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता हूँ, ये बात ठीक है। क्या नाम है, मैंने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलनों में और बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उनके हकों की लड़ाई लड़ी है और धरने प्रदर्शन किए हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन मेरी सबसे जो मेरी जाति है, मैं कुम्हार जाति से हूँ, मुझे मेरी माँ से प्यार है, तो मुझे पहले मेरी जाति से प्यार है। तो इसका मतलब ये नहीं भी क्या नाम है जो पिछड़े नहीं है मेरे को उनसे कोई दुश्मनी है या मेरा कोई बैर भाव है। तो मेरे को मेरी माँ से प्यार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को दूसरे की माँ से नफरत है। तो मेरे लिए सभी 36 की 36 बिरादरियाँ एक समान है, और मैं सभी जातियों की इज्जत करता हूँ, और सभी जातियों में मेरा तालमेल है, और सभी में हमारा भाईचारा है। हमारे इलाके में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति में पिछड़ा वर्ग को जितना प्रभुत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, इसलिए आप बार बार मंचों से इस बार को बहुत बार आपने ये आवाज़ उठाई कि पिछड़ा वर्ग को राजनीति में बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए। हिसार लोकसभा से भी आपने ये मांग करी थी कि पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी या टिकट दे। रानिया हल्का से भी आप ये मांग कर रहे हैं कि यह टिकट भी जो है पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। देखिए, हिसार बाहुल्य क्षेत्र है पिछड़ा वर्ग का, तो वहाँ पे हमारा मतलब कि हमारा सारा सर्वे है जो, तो हमारा सर्वे है हमारा पिछड़े वर्ग का, हमारी मीटिंगें होती हैं। तो हमारा ये था भाई क्या नाम है वहाँ पे एक पिछड़ा वर्ग से उम्मीदवार पार्टी दे। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी ने जो फैसला कर लिया उसमें सभी ने होके एकजुट होके इलेक्शन लड़ा। लेकिन मांग टिकट मिलने तक मांग हम पूरी रखते हैं, पूरी जान की बाजी लगा देते हैं, इतना संघर्ष करते हैं कि टिकट हम ले पाएँ। लेकिन जब टिकट अनाउंस हो जाती है उसके बाद हम सामूहिक रूप से सबके साथ चलकर उस सीट को जिताने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने रानिया विधानसभा की बात करी, तो हमारा खुद मानना है और ये हम मांग भी रखते हैं कि आप सिरसा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों पर अगर आपने पिछड़ा वर्ग को अगर आप हक देना चाहते हो तो उस नाते आप रानिया विधानसभा की टिकट एक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को दें, ताकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में और खासकर सिरसा में भी पिछड़ा वर्ग के लोग एकजुट होकर उस सीट को जिताने का काम करें, जो कि आज तक जब से रानिया विधानसभा बनी है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी आज तक जीत नहीं पाई है। तो ऐसा हमारा मानना है कि ये सीट जीती जा सकती है अगर कांग्रेस पार्टी इस पार्टी में कोई पिछड़ा वर्ग के नेता को टिकट दे या किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दे। विशाल जी, अखिल भारतीय को प्रजापति संगठन बना हुआ है, उसमें आपकी क्या भूमिका है और उस संगठन के क्या क्या काम है? अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ पूरे देश में एक प्रजापति संगठन की इकाई है। हमारे क्या नाम है हर प्रदेश में जिला स्तर पर महिला संगठन है, युवा संगठन है और जनरल बॉडी है, और पूरे देश में हमारे 15,000 से ऊपर उसमें मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर। और मैं इसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ युवाओं का। तो मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस महासंघ में। और हमारा हर प्रदेश के अंदर हर 6 महीने के बाद एक सेमिनार होता है जिसमें हम समाज में जागृति फैलाने का काम करते हैं और पुरानी कुरीतियों से पीछा छुड़ाने के लिए भी उन्हें जनता को जागरूक करते हैं। और शिक्षा हमारा सबसे बड़ा एक आधार रहता है उन सेमिनारों में कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी बने, ताकि आने वाले टाइम में समाज के सभी वर्गों का सभी का एक साथ उत्थान हो सके। यही हमारा उस संगठन का काम है। राजनीति में विशाल जी आप लंबे समय से सक्रिय हैं, तो आप ये बताएं कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत किसके साथ की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 1998 में मेरा एडमिशन हिसार शहर में हुआ था, तो मैं वहाँ पर एज ए स्टूडेंट पढ़ने गया था। तो उस टाइम एक उपचुनाव हुआ था, तो छात्र राजनीति के टाइम एक उपचुनाव हुआ था आदमपुर में, बाई इलेक्शन। तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को। तो कुलदीप बिश्नोई के साथ हमारा युवा टीम का आना जाना हुआ, और एक तरह से देखा जाए तो चौधरी भजनलाल के साथ ही मैं राजनीति में आया था एज ए युवा छात्र विंग के तौर पर। और उसके बाद हम NSCI से फिर यूथ विंग में, फिर ऐसे करते करते बढ़ते आगे कांग्रेस पार्टी की सेवा में दिन रात लगे रहे, और आज भी लगा ही हुआ हूँ। आज 24 और 2 26 साल हो गए हैं।
तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, हर वक्त में हर आदमी क्या एक अलग परिचय होता है। किसी वक्त किसी से कुछ सीखने को मिल जाता है, किसी वक्त किसी से कुछ सीखने को मिल जाता है। जिस तरह एक डॉक्टर और एक एडवोकेट हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही एक राजनेता भी वक्त वक्त पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है, हमेशा सीखता ही रहता है। तो वक्त वक्त की चीज़ें आज मैं तो मानता हूँ, क्या नाम है, पहले से ही आज अगर कोई राजनीतिक गुरु मैं किसी को कहूँ तो मैं डॉक्टर केवी सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे पग पग पर हर पग पर मेरे को चलना सिखाया और काम करना सिखाया। उनकी रणनीति के हिसाब से मैं आगे काम कर भी रहा हूँ और पहले भी किया है। तो यही बात है। रानिया हल्के की सीट पर आप अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आपकी दावेदारी सीट पर कितनी मजबूत है? देखिए, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, एक तो मेरा लंबा संघर्ष और एक मैं उम्मीदवार कम कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं तो आपको पहले भी कहा, हमारी डिमांड पिछड़ा वर्ग के लिए टिकट की है, ना कि हम ये भी मांग कर रहे हैं कि विशाल वर्मा ही उम्मीदवार हो। किसी भी अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे, और किसी और को भी मिलती है तो उसका भी देंगे। लेकिन लास्ट तक मैंने कहा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पार्टी किसी तरह कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को टिकट दे। और मेरी उम्मीदवारी की बात है जहाँ, तो मैंने इतने सालों से संघर्ष किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी मेरे पे दांव खेल सकती है, और खेलेगी तो उसके उचित परिणाम भी निकलेंगे। विशाल जी, हल्के में जब दीपेंद्र हुड्डा आए थे अपने कार्यक्रम करने के लिए, तो आपने गांव चक्का के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा करवाई थी उनकी, और जिसको देखकर दीपेंद्र हुड्डा बड़े खुश हुए थे लोगों की भीड़ को देखकर, और उन्होंने आपकी पीठ भी थपथपाई थी। और आपने उनके समक्ष भी पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर एक जोरदार आवाज उठाई थी, उसको लेकर आप कुछ बताएं। ये सच है, एक जनसभा हमने एक मिलन समारोह रखा था, लेकिन उस मिलन समारोह में जनता का और मेरे साथ जुड़े हुए सभी नेताओं का मैं आभारी हूँ भी। एक छोटे से कार्यक्रम को उन्होंने हजारों की रैली में तब्दील कर दिया। उसके बाद चाहे मंगाला रहा हो, चाहे तीसरा कोई और प्रोग्राम रहा हो। और पीठ थपथपाने वाली बात तो मैडम शैलजा भी अभी रानी आई थी, तो उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई थी। तो ये तो एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा उत्साहवर्धक होता है कि उनका नेता उनकी पीठ थपथपाए और उनके काम की तारीफ करे, तो ये उत्साहवर्धक होता है। तो इसमें तो नेता ही ज़्यादा बता पाएंगे, और उन्होंने एक मैसेज देना होता है भी कौन ज़्यादा काम कर रहा है कैसे नहीं। तो एक उन्होंने मैसेज देना होता है सभी नेताओं ने। रानिया हल्के से आप जो टिकट की दावेदारी कर रहे हो, आप क्या मानते हैं कि रानिया के अंदर कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप प्रमुखता से उठाएं और उनका निराकरण भी होना चाहिए? देखिए, जिस समस्याओं को लेकर यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पिछली बार चुनाव जीतते थे, वही समस्याएं आज की आज हैं। हम तो ये कहते हैं भी आपने, चाहे वो लोकदल हो चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, भी आपने अपने वादे जो आपने किए थे रानिया की जनता के साथ, आप एक बार वो कागज उठा के ये तो बता दो भी इसमें से ये हमने पूरे कर दिए। ये बात लोकदल के लिए भी कहते हैं, जो अपना क्षेत्र, अपना परिवार, अपना सारा कुछ घर बताते हैं इस रानिया क्षेत्र को, और वोट हासिल करते हैं यहाँ से, और विधायक बनाते हैं, बनाया जनता ने जिनको 2 बार। क्या उन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे किए? हर बार अपना क्षेत्रवाद का नारा देके, परिवारवाद का नारा देके, मुख्यमंत्री बनने का दावा देके यहाँ की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और लेकिन वोट लेने के बाद उनको पूछा नहीं जाता। तो जनता मतलब कि त्राही कर रही है। चाहे वो भाजपा सरकार हो, भाजपा के मुख्यमंत्री 2014 में आए थे, कहते मैं यहाँ एक फैक्ट्री लगाऊंगा, गत्ता फैक्ट्री लगाऊंगा, पेपर मिल लगाऊंगा, कॉटन का हब बनाऊंगा, नाली का ये डैम को हम रिपेयर कराएंगे, सफाई कराएंगे, सड़क के साथ बांध बनाएंगे। एक भी कार्य पूरा हुआ तो बताओ? ऐसा ही यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार कहते थे, हम ये कर देंगे। मैं नाली का पानी लाया, नाली का पानी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए थे कांग्रेस राज में। आपने कौन सा पानी लेके आया? आपके 5 साल चले गए, नाई वाला से एक चैनल बनने की मांग है, आप पूरी करवा देते तो मान जाते। तो ये झूठ और बरगलाने की राजनीति पूरी हो चुकी है, जनता भी समझ गई है, जिसका परिणाम इन्होंने इस हार में दे दिया है।
और सबसे बड़ी बात, 1 मिनट में आपको और लूंगा, सबसे बड़ी बात, जनता इस बात से भी दुखी है भी, आपको एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ से 32 साल बाद हार के बाद जानिया की एक जनता ने उनको जिताया, और उस आदमी ने 5 साल भी पूरे करे नहीं, पूरा कार्यकाल करे बिना बीच में छोड़ के रानिया की जनता को चले गए। इस बात का भी बदला लेने के लिए रानिया की जनता तैयार है। तो आने वाले चुनाव में इनको दोनों को, लोकदल और निर्दलीय उम्मीदवार को, ये भुगतना पड़ेगा। विशाल जी, रानिया के लोगों की एक बहुत बड़ी पुरानी मांग है कि रानिया को उपमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को नहरी पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकारें आई चली गई रही, लेकिन रानिया को उपमंडल का दर्जा नहीं मिल पाया। तो अगर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलवा पाओगे? देखिए, रानिया जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से उपमंडल कभी का बन जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारे नेताओं की कमियां रही हैं, जो ना तो कभी विधानसभा में बोले, अपनी बड़ाइयां करने के अलावा उनको कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो उसका नतीजा ये है कि ये उपमंडल नहीं बढ़ सका। सारे टर्म्स एंड नॉर्म्स पूरा करता है रानिया विधानसभा क्षेत्र उप तहसील बनने के लिए, लेकिन नहीं बना। वो एक यहाँ से जो उम्मीदवार बन के जाते हैं विधानसभा में, उनकी बहुत ही भारी कमी है, और उन्होंने लोगों को झूठ बोलने का भी एक बहुत बड़ा काम किया। भी मैंने एक दिन, पता नहीं 2 दिन के लिए SDM यहाँ बिठाना शुरू किया है, वो भी 1 दिन या 2 दिन के अलावा कभी यहाँ पे नहीं बैठा। तो जनता जाती थी, बोला जी यहाँ पे SDM पे साहब बैठे हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं होता था। तो ये झूठ की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, और 2-3-4 महीने में जब भी इलेक्शन आएंगे, जनता अपना ले लेगी जवाब। एक चीज विशाल जी इस बार देखने में आ रही है कि लोग चाहते हैं कि जो विधायक रानिया का जिसको भी पार्टी, कोई भी पार्टी प्रत्याशी बनाए, या कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को भी प्रत्याशी बनाए, वो रानिया का होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार लोगों को अपने काम के लिए सिरसा कोठी पर चक्कर लगाने पड़े, लोगों का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हुआ। तो उनकी यही मांग है कि आपका जो भी, जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिले वो रानिया का होना चाहिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से लोकल आदमी का बहुत फर्क पड़ता है। किसी आदमी को 20 किलोमीटर जाके कोई काम है, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, पर्चियाँ बनवानी पड़ती है, फिर देखा जाता है शक्ल से भी, इससे मिलूं कि ना मिलूं। तो उससे जनता के अंदर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। अभी मैं इतनी दूर कोई काम के लिए आया, काम छोटा सा एक फ़ोन का था, वो यहीं बैठे हो जाना था, उसके ऊपर 500-1000 रुपये खर्चा भी कर लिया और आगे बात भी नहीं बढ़ी। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे रानिया का लोकल होना चाहिए, चाहे वो आसपास के गांव के हों, चाहे रानिया शहर का लोकल हो। हम भी यहाँ कोई कोठी में तो नहीं, 2 कमरे का हमने भी यहाँ पे मकान ले रखा है, वहाँ हम भी रह रहे हैं। तो विशाल जी, एक बात करें कि कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के साथ आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि आप पहले पूर्व में दोनों ही एक पार्टी में रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों में विभिन्नताएं क्यों हैं? इतनी विचारधारा में क्या अंतर है? देखिए, विचारधारा राजा और रंग की है। कोई राजा अपने आप को राजा समझ के बात करता है, कोई अपने आप को कार्यकर्ता समझ के बात करता है। हम तो इस बात के बहुत खिलाफ थे, जिस कारण पार्टी ने उनको पिछली बार टिकट भी काटी। भी कोई आदमी कभी कांग्रेस भवन में नहीं गया, किसी भी व्यक्ति ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, और वो बार बार हार रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देने की बजाय किसी कार्यकर्ता को टिकट दो, ताकि आने वाला भविष्य कांग्रेस का हमारे भी विधानसभा में सुधर सके। और 36 का आंकड़ा कुछ नहीं होता, विचारों की बात होती है। विचार किसी के हठ धर्मिता के हों, तो हमारे वैसे नहीं, हमने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और अपनी पहचान बनाई है। और उन्होंने झूठ बोल के झूठ की राजनीति की है। कल भी मैं एक पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें रानिया की जनता को धमका रहे थे। वो कहते मैं गद्दारों को सबक सिखाऊंगा। गद्दार तो सबसे बड़े वो खुद हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी को धोखा दिया, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी उनके भाई की, फिर उनको धोखा दिया, अब रानिया की जनता को धोखा दे के चले गए। बीच में 4.5 साल में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो धोखेबाज आदमी किसी को कैसे कह सकता है भाई आपने गद्दारी की? गद्दार जो खुद हो। तो इसलिए कुछ नहीं, विचारों के मतभेद है जो स्वाभाविक रूप से एक राजा और रंक में होते ही हैं। चौधरी रंजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर आपने विधानसभा स्पीकर के पक्ष एक याचिका डाली थी, और उस याचिका के फैसले से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो उन्होंने इस्तीफा लेट किया। अगर वो 29 तारीख से पहले उस इस्तीफे को मंजूर कर लेते तो रानिया में दोबारा से उपचुनाव संभव हो जाता। लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके तहत पहले तो उनका इस्तीफा ले ही नहीं रहे थे। हमारी याचिका डालने के बाद स्पीकर जी ने बताया कि उनका इस्तीफा आया हुआ है पुरानी डेट का,
इससे पहले तो उन्होंने बताया नहीं था, याचिका डलने के बाद उन्होंने बताया भी उनका इस्तीफा आया हुआ है पुरानी डेट का, बुलाया जाएगा। तो उन्होंने टाइम को वेस्ट किया और पहले तो करना ही नहीं चाहते थे भी वहां से हार के मैं सिरसा आ जाऊंगा, फिर मंत्री बन के बैठ जाऊंगा। तो हमारी याचिका का ये तो फायदा हुआ ही भी, क्या नाम है, उनका इस्तीफा मंजूर उनको करना पड़ा। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली उन्होंने कहानी को चरितार्थ कर दिया भी। पूरा संतुष्ट तो नहीं हूं, पर उन्होंने करा, लेट किया। और अभी तो फिर ये धोखाबाजी कर रहे हैं, फिर ये षड्यंत्र के तहत अभी तक इनको मंत्री बना रखा है। जबकि एक तरह से इनको अगर मंत्री बनाना भी है तो दोबारा शपथ दिलाने का काम इनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं हाईकोर्ट में 1-2 दिन में हम जाने वाले हैं, तो ये मंत्री पद भी इनका लेके रहूंगा मैं आप कोर्ट के द्वारा। आपने ये कहा कि 32 साल बाद रानिया की जनता ने चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ से चुनाव जितवा दिया और चौधरी रणजीत सिंह अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही बीच में इस्तीफा देके चले गए। तो क्या अगली बार वो रानिया से विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए दोबारा से आते हैं तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जरूर आना चाहिए उन्हें पता तो चले जमीन पे क्या प्रभाव है उनका। और रानिया की जनता तैयार बैठी है बताने के लिए, और अभी लोकसभा में ही बता दिया। जो आदमी दम भरता था भाई, उन्होंने तो अब शब्द भी बोले कार्यकर्ताओं को, खारिया में मैंने सुना एक भाषण में, अब शब्द भी बोले रानिया की जनता को, उन्होंने धमकाया भी, डराया भी, पूरी मतलब कि अपना पूरा जो वो कर सकते थे वो किया। फिर भी जनता ने एक साथ होकर, एक मत लेकर और कुमारी शैलजा को यहाँ से 27,000 से ज़्यादा की लीड से जिता कर भेजा। तो उनका कोई प्रभाव तो अभी है नहीं, लड़ना चाहिए, उनको पता चले जमीनी हकीकत क्या है उनकी। पूरे प्रदेश के साथ साथ रानिया हल्के में भी बेरोजगारी और नशा दोनों मुद्दे बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, और इनको लेकर आप क्या कहेंगे कि बेरोजगारी और नशा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जैसी सरकार बनती है तो उस सरकार बनने के बाद हमारे पास, मैंने अपना पूरा इस चीज़ पे फोकस किया हुआ है। एक तो रोजगार और दूसरा नशा, तीसरा जो किसानी वाले कानून हैं, किसानों के जो फायदे के जो भी कानून बनने हैं या उनमें जो भी सुधार करना है, वो तो देखो एक गवर्नमेंट, सशक्त गवर्नमेंट केंद्र में बने, फिर उसके बाद हरियाणा में बने। लेकिन जो रोजगार और आपका नशा है, ये कांग्रेस पार्टी के में सरकार में आने के बाद ये देखो इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। और इसको ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, 3 से 4 महीने के अंदर नशा तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। हर कोई कहता है मैं पहली कलम से करूँगा, पहली कलम से काम जरूर शुरू कर देंगे, लेकिन ये 3-4 महीने का जो समय लगता है सरकार बनने के बाद, इसमें नशे को पूरी जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरा रानिया की जनता से वादा है आपके जरिए। और तीसरा, रोजगार के लिए जो बात कहते हैं, तो रोजगार में जो भी बंदरबाट चला हुआ है वो बंदरबाट बंद करके हम एक सत्र 36 बिरादरियों को रोजगार देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि पिछली सरकारों में भी होता है और आने वाली सरकारों में भी होता है। आप एक युवा नेता हैं, युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अपनाएं। कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम का भविष्य है युवाओं का। जैसे कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में पैदल चलकर एक संदेश दिया और लोगों की मजबूरियां समझी, उनकी दिक्कतें समझी, युवाओं की समझी, किसानों की समझी, महिलाओं की समझी, उसी प्रकार हमारे रानिया क्षेत्र से युवाओं से भी मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी का सहयोग करें, ताकि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो और बेहतर रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि आप एक पोर्टल बना दो, उसके तहत डी ग्रुप की नौकरियां निकाल दो, एक चौकीदार की जगह बीटेक इंजीनियर नौकरी कर रहा है, और जहाँ चौकीदार को नौकरी करना था वो चौकीदार को बेचारे को नौकरी नहीं है। तो दोनों के साथ दोनों परिवार यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। लायक को नौकरी दूसरी करनी पड़ रही है और अनपढ़ों को, और जो उसके चौकीदारों वाली नौकरी के लायक है, उनको रोजगार नहीं है। तो ये एक बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और आज 1-2 दिन पहले नीट का जो इलेक्शन आया, उसमें नीट का जो रिजल्ट आया पेपर का, उसके अंदर कितनी बंदरबाट लोगों ने कर रखी है सरकार ने। इस सरकार को शर्म नहीं लोगों के साथ, युवाओं के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है। 720 नंबर का पेपर जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक बच्चे ने 4 क्वेश्चन गलत करे थे, गलत करने के बाद भी उसके 4 नंबर ना काट कर, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनका काम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, भी नंबर ना काट कर 720 के 20 नंबर दे दिए, ग्रेस पॉइंट। अगर एक डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा का, जिस परीक्षा को देकर हमारे भविष्य के डॉक्टर बनने हैं, जिन्होंने इलाज करना है, अगर वो भी, उसमें भी ऐसी बंदरबाट आप ये सरकार चलाएगी तो आने वाला भविष्य हमारे देश का क्या बनेगा?
अब मैं आपसे एक दो व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा। एक तो आप, क्योंकि आप युवाओं के रोल मॉडल है, तो युवा आपके बारे में भी, आपके दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ के भी बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताएं। सच में जानना चाहते हैं क्या? देखिए, सुबह मेरा पार्क से शुरू होता है दिन। सुबह उठ के अपने जो काम करके हम सीधा पार्क करते हैं, 5 से 6 किलोमीटर मेरी वॉक है। उसके बाद हम नाश्ता करके मैं फील्ड में निकल जाता हूँ, जहाँ जिस गांव में होता है। कईयों के सुख में जाना होता है, दुखों में जाना होता है। लोगों से प्यार इतना है मतलब कि, और खाना हम अपना पैक करके लेके चलते हैं। हमारे सब साथी जहाँ टाइम मिलता है वहाँ खा लेते हैं, नहीं कोई कार्यकर्ता अपने घर खिला देता है। और इसी तरह सारा दिन व्यतीत करके शाम को हम अपने घर वापस लौट आते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिन की व्यवस्था है। किसी को जो काम होते हैं फ़ोन कर देते हैं, और सरकार तो हमारी है नहीं जिसके ज़्यादा काम करा सकें, पर फिर भी जितना संभव हो सकता है उचित ज्ञान भी दे देते हैं, भी ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। ऐसे करके हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज विशाल वर्मा जी से नमस्कार। हमने ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की और उनके विचारों को सुना। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।